नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। आज हम लोग जानेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है, डायबिटिक रेटिनोपैथी के क्या कारण हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर आप देखें तो ये डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन है। जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी रेटिना की ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं। इस कंडीशन को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। रेटिना की ब्लड वेसल्स डैमेज होने के बाद व्यक्ति परमानेंट ब्लाइंड हो जाता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी आपको टाइप 1 डायबिटीज में बहुत अधिक देखने को मिलती है, टाइप 2 डायबिटीज की अपेक्षा। आइए हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। जनरली अगर आप देखें, डायबिटिक रेटिनोपैथी की 2 स्टेजेस आपको देखने को मिलती हैं। पहली स्टेज हमारी है नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी और दूसरी स्टेज है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर आप देखें तो ये अर्ली स्टेज में देखने को मिलती है और प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी एडवांस स्टेज में देखने को मिलती है। इन्हीं दोनों स्टेजेस को हमने आगे 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली स्टेज है हमारी माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये डायबिटिक रेटिनोपैथी की सबसे अर्ली स्टेज होती है। इसमें जो रेटिना की टिनी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है। कभी कभी उस एरिया में बल्ज भी आपको देखने को मिल सकता है। जहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है उस एरिया को माइक्रो एन्यूरिज्म के नाम से जाना जाता है। माइक्रो एन्यूरिज्म के कारण हमारी रेटिना में कुछ फ्लूइड की लीकिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण मैकुला में स्वेलिंग हो जाती है, जो रेटिना के बैक साइड में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेज सेकेंड, जिसका नाम है मॉडरेट नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। इस स्टेज में क्या होता है, जो हमारी रेटिना की टिनी ब्लड वेसल्स हैं उनमें दोबारा से स्वेलिंग हो जाती है। दोबारा से स्वेलिंग हो जाने के कारण रेटिना की तरफ फ्लो होने वाला ब्लड ब्लॉक हो जाता है। ब्लड फ्लो ब्लॉक होने के कारण रेटिना को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता। नरिशमेंट न मिल पाने के कारण कुछ ब्लड और अदर फ्लूइड्स मैकुला में बिल्डअप होने लगते हैं, जिसके कारण से पेशेंट को ब्लर दिखाई देता है। आइए हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जिसका नाम है सीवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। इस कंडीशन में होता क्या है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स का जो लार्ज सेक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के कारण ब्लड का फ्लो बिल्कुल रुक जाता है, या ये कह सकते हैं इसमें रेटिना में इस्चीमिया की कंडीशन आ जाती है। इस्चीमिया की कंडीशन आने के कारण हमारी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि रेटिना में न्यू ब्लड वेसल्स की ग्रोथ कराई जाए। न्यू ब्लड वेसल्स की ग्रोथ होने के कारण रेटिना में स्वेलिंग आ जाती है और पेशेंट को ब्लर दिखाई देता है। आगे जाकर ये इरिवर्सिबल विजन लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेज 4, जिसका नाम है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये हमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी की एडवांस स्टेज होती है। इस कंडीशन में होता क्या है, जो हमारी ब्लड वेसल्स की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है, जिसके कारण से रेटिना में डिटैचमेंट हो जाता है या रेटिना अपने स्थान से हट जाती है
और पेशेंट को परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। आइए हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी का मेन कारण है रेटिना की ब्लड वेसल्स का डैमेज हो जाना। ये उस कंडीशन में होता है जब हमारे ब्लड शुगर का लेवल काफ़ी अधिक हो जाता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। जैसे पहला रिस्क फैक्टर है हमारा प्रेगनेंसी। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर हमारा है यदि किसी व्यक्ति को काफ़ी लंबे समय से डायबिटीज़ रही हो, उस कंडीशन में भी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। यदि किसी पेशेंट को हाई बीपी की प्रॉब्लम रही हो या किसी पेशेंट को हाई कोलेस्ट्रॉल रहता हो, उस कंडीशन में भी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। ऐसे पेशेंट जो अपना ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं रखते हैं, उस कंडीशन में भी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। जो लोग टोबैको यूज करते हैं, उन लोगों को भी डायबिटिक रेटिनोपैथी की चांसेस काफ़ी अधिक होते हैं। आइए हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी में निम्न साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे पहला साइन सिम्टम है ब्लर्ड विजन, पेशेंट को धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा पुअर नाइट विजन, पेशेंट को नाइट में काफ़ी कम दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ विजन। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन कलर्स। नेक्स्ट है डिक्रीज इन फील्ड ऑफ विजन। नेक्स्ट है डिस्टॉर्टेड विजन, इसमें जो हमारा विजन होता है वो विकृत हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज ऑफ आई फ्लूटर्स। आइए हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी को निम्न प्रकार डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले आई एग्जामिनेशन के द्वारा, नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री करेक्शन के द्वारा, नेक्स्ट हमारा डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन के द्वारा, नेक्स्ट हमारा फंडस फोटोग्राफी के द्वारा, नेक्स्ट हमारा ओसीटी का मतलब होता है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। इसमें हम लोग रेटिना की थिकनिंग और एडिमा के बारे में जांच करते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी, इसमें हम वैस्कुलर एबनॉर्मलिटीज के बारे में पता करते हैं। आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी को निम्न प्रकार ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट हमारा अगर किसी पेशेंट का बीपी हाई है या कोलेस्ट्रॉल हाई है, उस कंडीशन में सबसे पहले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। उसको कोलेस्ट्रॉल की दवा दी जाएगी जिससे उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाए, और पेशेंट को रेगुलर आई की जांच करानी है। अब हम बात करते हैं मेडिकल तथा सर्जिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले आई इंजेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें पेशेंट को स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे मैकुला की जो है स्वेलिंग को कम किया जा सकता है तथा एबनॉर्मल ग्रोथ को रोका जा सकता है। इसके साथ साथ पेशेंट को anti-VEGF के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं जो मैकुला की स्वेलिंग को रोकते हैं तथा विजन को इम्प्रूव करते हैं। आइए हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। सर्जिकल ट्रीटमेंट में लेजर सर्जरी की जाती है जिसे फोटोकोगुलेशन के नाम से जाना जाता है। फोटोकोगुलेशन में एडिमा को कम किया जाता है तथा जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। नेक्स्ट सर्जरी हमारी विट्रेक्टोमी। इसमें पेशेंट की जो आई से विट्रेस जेल को या अदर फ्लूइड्स को रिमूव किया जाता है।